बनाने थे। अ, 3 कॉलम मैंने बनाए हैं, तो उसके बाद वो साइड में जो है वो 0 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा था। मैंने उसको कोड कमांड लगा के उसको मैंने हटाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से भी आ रहा है। यानी कि किस डेटा में, जो हमने ऑलरेडी सेव किया डेटा उसके अंदर या किसी और चीज के अंदर? जो डाटा हमने सेव किया था ना, उससे पहले एक कमांड बताई थी कि ये लगाएं ताकि इंडेक्स जो है वो रिपीटेडली दोबारा ना आ रहा हो। हम्म। तो वो ये मैंने किया, लेकिन उसके बाद जब मैं सीएसवी फाइल खोलती हूँ तो उसमें फिर से वो 0 1 2 3 वो शो हो रहा है, और जो मैंने लिखा है वो भी शो हो रहा है। आपने यही सेम कमांड लगाई, राइट? ताकि इंडेक्स लेवल यस। हमारे शो ना हो। मैंने खोल हम्म। के नहीं देखा डेटा, लेट मी सी। हाँ, 0 1, नहीं नहीं, ये तो 0 वाली बात। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो ये जीरो वन शो टू हो थ्री तो रहा फोर है। इसको जरा खोल के देखते हैं। ये जो 0 1 है, ये क्योंकि बगैर हेडर की है तो उसका मतलब है कि ये आना ही है, ये बाय डिफॉल्ट कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं आई हुई। अगर अननेम्ड के नाम से एक कॉलम ऐड हुआ हुआ है तो फिर मसला है। आपका अननेम्ड के नाम से कॉलम ऐड हुआ हुआ है यहाँ पर सरवाइव से पहले, नहीं। तो फिर मसले वाली बात नहीं है। ये 0 1 2 जो है वो अगर मैं ऊपर भी देखूँ, अगर मैंने डेटा लोड किया हुआ है तो आ, इसको किया, इसको किया, तो यहाँ पर वो हो रहा होता है। ठीक है, अगर इसके बगैर हम सेव करेंगे ना तो अननेम्ड के नाम से आएगा। करके देखता है। मैंने कहाँ पे किया है भाई? यहाँ पे किया है। इस तरह का फिर एक कॉलम बन जाता है एक अननेम्ड के नाम से, तो वो उसमें सीरियल नंबर ही आ रहा होता है। जब ये आता है तो फिर मसले वाली बात होती है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इंडेक्स लेबल को फॉल्स कर देते हैं कि वो इंफॉर्मेशन हमारी जो है वो खत्म हो जाए। एंड हियर यू गो। ठीक है, समझ आ गया? ओके। लेकिन वैसे भी ये 0 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगर अपना इंडेक्स रखना चाहें 1 से जो स्टार्ट हो, तो उसके लिए फिर हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? नहीं, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते, ये तो आएगा ही। ये वो वाली चीज है, जब एक्सेल में शुरू करेंगे तो एक्सेल में साइड पे 1 2 3 लिखा आता ही है। उसके लिए क्या होता है, हम अपनी तरफ से एक कॉलम ऐड कर देंगे सीरियल नंबर का सरवाइव से पहले, और उसमें 1 2 3 से शुरू कर देंगे। क्योंकि ये चीज डेटा के अंदर स्टोर नहीं है, 0 1 2 3 4। डेटा सरवाइव से शुरू हो रहा है। अगर आप अपना सीरियल नंबर ऐड करना चाहते हो तो वो आप ऐड कर दोगे कि भाई सीरियल नंबर का एक कॉलम ऐड हो जाए 1 2 3 4 5 6, उससे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि जिन जिन लोगों ने काम किया है, कल हाइपोथेसिस वाला हम डिस्कस कर रहे थे कि सर्वाइवल रेट और फैमिली साइज के दरम्यान में क्या रिलेशन है, उसमें उनको क्या रिजल्ट मिले हैं, कोई भी पहले बोल सकता है? मुझे रिजल्ट मिल तो गया था, लेकिन उस ग्राफ की मुझे इतनी सही समझ नहीं आ रही। अच्छा, काम आपको खोल के देख लूंगा। बोले। हाँ हाँ। हम्म। मेरी अभी आपको कौन सी स्क्रीन शो हो रही है? VS कोड वाली हो रही है ना? जी। ओके। लेकिन आपने इंटरप्रेट क्या किया उससे? ग्राफ जैसा भी बनाओ, आपने उसमें से क्या नतीजा निकाला राजू?
मुझे उसकी समझ ही नहीं आई, इसलिए मेरा कोई नतीजा नहीं है अभी। ऐसा क्या बन गया जो आपको समझ नहीं आई? हाँ, अच्छा, आपका कुछ, लेट्स सी, राजिया की फाइल हम देखते हैं। यार ये चीज है ना जो समझ में नहीं आ रही है आपको, काउंट और सरवाइव की जो हमने चीज बनाई है, राइट? जी। अच्छा, फिर देखते हैं हमने किया क्या। आपने ये ग्राफ आपका ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि फैमिली में 010013201151 आ रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है फैमिली के अंदर। 30 इस तरह नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आ गए। आपने ये किया कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन को स्ट्रिंग में तब्दील कर दिया। उसकी ओरिजिनल तो इंटीजर थी ना डेटा टाइप, राइट? ओरिजिनल इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, तो उसको फिर स्ट्रिंग में तब्दील करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट वाज द रीजन? हाँ, जब मैं पहले करी थी तो बार बार एरर आ रहा था, फिर मैंने उसको सर्च किया तो इस तरह स्ट्रिंग करके हो रहा था। जब मैं इसको खाली वैसे ही ऐड करी थी दोनों को, तो हम्म। वो नहीं हो रहा था, बार बार एरर दे रहा था कि इस तरह ऐड नहीं हो सकता। आपने पूरा डेटा क्लीन करने के बाद ही किया था? हाँ जी, ऊपर के जो सारे स्टेप्स किए हुए थे उसके बाद ही किए। होना तो ये नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने भी सेम स्टेप किया। स्ट्रिंग में जब हम ऐड कर देंगे ना, तो स्ट्रिंग का मतलब है कि जो ये अब ये ए बन गया और वो बी बन गया, तो जब हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो वो ए बी बन जाएगा। ए माइनस बी को करेंगे तो खैर ए माइनस बी बन ही जाता है। ए प्लस बी, ए बी। 2 + 3 इज नॉट 5। 2 + 3 इज 23 इस केस में, जब तक आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करोगे। इंटीजर में 2 + 3 5 होना चाहिए, यहाँ पर 2 + 3 23 हो जाएगा, इसलिए मसला आ रहा है। तो ये चीज है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने जो किया है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली इसी तरीके से किया है। अ, ये चीज आपने इसी तरीके से किया था। वो दरमियान में जैसे मैंने कोट्स लगाए हुए हैं, वो भी कह रहा था कि इस तरह भी करते हैं, उसके बगैर भी हो जाता है। या ये तरीका है, जब मैंने दो इंटीजर कॉलम्स को जमा करना तो फिर इस तरीके से होगा। ये फिर इंटीजर था, इसीलिए ये मेरा इंटीजर एरर आ था। रहा है। ठीक है, हम्म। दो इंटीजर्स थे, उनको मैंने एक तीसरे कॉलम में फैमिली साइज में ऐड कर दिया। तो मैंने ये ठीक है। देखा कि फैमिली साइज ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना है। मिनिमम सिंगल बंदा है और मैक्सिमम 10 लोग आए हुए हैं। हम्म, फिर क्या है, ठीक। डेटा टाइप मैंने दोबारा चेक किया कि फैमिली का डेटा टाइप इंटीजर ही है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर बार प्लॉट बना के देखा है सर्वाइव्ड का और फैमिली साइज का। क्योंकि सर्वाइव इंटीजर था, 0 जो है और 1 की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन वो 0 से 1 के दरमियान में, मुझे ये वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये अलाइव की इंफॉर्मेशन ले ली, क्योंकि अलाइव भी सर्वाइव को ही शो कर रहा है। ठीक है, दोनों से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज्यादा बेहतर ये इंफॉर्मेशन नहीं लगी, क्योंकि सर्वाइव इंटीजर वाइज वो शो कर रहा था। वैसे इंफॉर्मेशन यहाँ से भी मिल रही है कि जो 0 वाली जो सिंगल लोग हैं, वो कितने बचे हैं बाकियों की निस्बत। सबसे ज्यादा बचने वाले वो लोग हैं जो 3 लोग आए हुए थे। उसके बाद वो लोग जो 2 लोग आए हुए थे। उसके बाद वो लोग बचे हैं जो एक बंदा आया हुआ था। उसके बाद वो बंदे जो 0 सिंगल आए हुए थे, जिनका फैमिली साइज 0 था। फैमिली साइज 0 था, फैमिली में एक बंदा उसके। ठीक है, तो फिर वो छठा, फिर चौथा, फिर ये हैरत की बात है कि जो 7 और 10 वाले लोग हैं वो बचे ही नहीं है बिल्कुल भी। जो अपने फैमिली के साथ एक्स्ट्रा 7 लोग लेकर आए हैं और एक्स्ट्रा 10 लोग लेकर आए हैं। एक्स्ट्रा से मेरा था कि मेरे साथ 10 लोग हैं, मेरे साथ 7 लोग हैं, तो वो नहीं बचे। फिर मैंने इस चीज को कंफर्म किया कि क्या ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा। सेम काउंट प्लॉट बनाया मैंने, फैमिली साइज के ऊपर बनाया, बट अलाइव की इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब भी मुझे अलाइव की इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो अलाइव यस है, ऑरेंज वाले हम देख लेते हैं पहले।
तो सबसे ज्यादा जो ऑरेंज वाला है वो हमें यहाँ पर 0 शो हो रहा है, बट क्योंकि 0 क्यों शो हो रहा है हमें? ज्यादा लोग सिंगल ही गए हुए थे, ज्यादा लोग फैमिली के साथ नहीं गए थे, ये भी इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों ग्राफ, ये वाला ग्राफ देखते साथ लग रहा है कि जो सिंगल लोग थे वो ज्यादा बच गए हैं, बट ये देखना भी जरूरी है कि कितने लोग फैमिली के साथ गए थे और कितने लोग सिंगल गए थे। तो मेरे ख्याल से ये दोनों ग्राफ मिलाकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे रादर देन के कोई एक ग्राफ हो। ठीक है। खैर ये मैंने कुछ और बनाने की कोशिश की थी और इसमें कुछ एरर आ रहा था, तो ये चीज थी इवेंचुअली। ये बताना था आप लोगों ने। बाकी मेमूना जब ट्राई करेंगी तो मेमूना को भी कुछ चीजें समझ में आएंगी। दानिया का काम, लेट मी सी, खैर इस जो भी मैंने आप लोगों को ग्राफ दिखाया इसमें किसी को कोई मसला परेशानी तो नहीं है? सब ठीक है? इसमें जैसे हम रिजल्ट जो है वो दो ग्राफ से रिड्यूस कर रहे हैं, हम्म। तो सिंगल से क्यों नहीं कर सकते? कर सकते आई मीन हैं, कर सकते हैं। मैंने तो अपनी तसल्ली के लिए, मुझे लग रहा था कि ये सर्वाइवल के साथ जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो शायद मुझे सही एक्यूरेट नहीं मिल रही। मैंने अपनी तसल्ली के लिए लाइफ के साथ बना के देखा है। बट अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, मुझे अगर एक ग्राफ शो करना है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो ये वाला ग्राफ है, सर्वाइवल वर्सेस फैमिली साइज, रादर देन फैमिली साइज ह्यू अलाइव। ये मुझे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस केस में जब मैंने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फैमिली साइज वाला ज्यादा बचा है, ये मुझे प्रोपोर्शन बता रहा है कितने में से बचे कितने में से रुक गए फैमिली साइज के हवाले से। ये मुझे 3 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस ग्राफ में। मुझे 3 इन्फॉर्मेशन अभी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 बातें पता करनी थी, फैमिली साइज के हवाले से, सर्वाइवल रेट की तरह। दैट्स इट। लेकिन अगर आप कंप्लीट पिक्चर की बात करोगे, आपके जहन में 10 सवाल उठते हैं, तो हर सवाल के लिए हो सकता है एक ही ग्राफ में से आंसर निकला है। हर सवाल में से हो सकता है कि आपको 2 या 3 ग्राफ बनाने पड़े, 5 सवालों के 5 ग्राफ बनाने पड़े, लेकिन बात एक ही हो, यानी कि 2 ही वेरिएबल्स हैं, उन्हीं का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ये वाली चीज होती है डिफरेंट। जैसे मैंने अभी कहा, कंप्लीट पिक्चर मालूम करने के लिए 2 ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, बट जो हमारा सवाल है उसके लिए सिर्फ ये वाला ग्राफ काफी है। तो बात यहाँ पर कहाँ पर आ गई है कि आपका सवाल क्या है उसको समझकर आपने एक चीज फाइनल करनी है कि मैंने इवेंचुअली प्रेजेंट क्या करना है। बैक एंड पे ये चीज रखी जा सकती है कि अगर कोई एक्स्ट्रा सवाल करे, एक्स्ट्रा सवाल हो, तो ये चीज हम उसको दिखा दें। ये वो वाली चीज ये है जब अक्सर का हम थीसिस डिफेंड डिफेंड कर रहे होते हैं अपना, तो हम अपने कुछ स्लाइड्स में, प्रेजेंटेशन में कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रखते हैं, लेकिन हाइड करके रखते हैं कि अगर ऑन द स्पॉट किसी ने ये सवाल पूछा तो उसको वो चीज निकाल के दिखा देंगे कि भाई मैंने ये काम भी किया और ये इससे रिप्रेजेंट होता है। तो ये चीज है। अगर यहाँ पर हम ये चेक करें कि ओवरऑल जो है फैमिली वाले कितने सरवाइव किए और विदाउट फैमिली कितने सरवाइव किए, क्योंकि मैंने ये वाला किया था, तो तो उसकी हमारे हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आएगी, या फिर हमें इस तरह से अलग से करना चाहिए कि कितने फैमिली मेंबर्स वाले जो हैं उनका टेस्ट करना चाहिए हमें, या ओवरऑल? हम्म ये डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। मैंने अभी आपका काम देखना शुरू किया हुआ था, उसमें आपने बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया है, सिर्फ एक को डिस्कस नहीं किया, तो अच्छी बात है। दानी ने सिर्फ एक सवाल पर नहीं इक्तफा किया, बहुत सारे सवालों को डिस्कस किया है। इसमें से ये भी सवाल डिस्कस कर लिया कि फैमिली साइज वर्सेस नॉन फैमिली वाले बंदों का सर्वाइवल रेट क्या था। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप क्या चीज देखना चाहते हो। ईडीए में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में, आप कर रहे हो एक्सप्लोर डेटा को, एक्सप्लोर डेटा करके एनालाइज कर रहे हो, रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे हो। उसमें कोई कैद नहीं है कि ये सवाल नहीं डिस्कस कर सकते, वो सवाल डिस्कस नहीं कर सकते। आपका डेटा है, आपने एनालाइज करना है, जो मर्जी सवाल डिस्कस करो, अनलेस और अनटिल आपको कोई सर्टेन बाउंड्रीज डिफाइन कर दी जाए कि भाई इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि जब हम मीडिया करते हैं ना तो बेशुमार सवाल निकल कर आता है, इसलिए आप हाइपोथेसिस एक बनाते हो।
वरना तो आप लगे रहो सारा टाइम ईडीए करने ही पे, आप सारा टाइम एक्सप्लोर ही करते रहो डेटा को। इसलिए हाइपोथेसिस एक पहले बनाते हैं कि भाई मेरा ये टारगेट है, मेरा ये फोकस है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने डेटा को एक्सप्लोर करना, दाएं बाएं नहीं निकलना। एक ये भी उसका मकसद होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि आप कहो कि मैंने आज खाना बनाना है, ये खाना लेने निकलना है बाहर। अब खाना लेने निकलना है तो आप खाना कुछ भी लेने निकल सकते हो। आपने रॉ खाना लेना है, आपने बना हुआ खाना लेना है। रॉ में कौन सी चीज़ लेनी है, बनी हुई में कौन सी चीज़ लेनी है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शन तो नहीं ना आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही टाइम। आप अपना फोकस बनाते हैं कि भाई आज मैंने बना हुआ खाना लेने जाना है बाहर से, और मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है, 2-3 ऑप्शन रखे हैं, जो मिल गया वो उठा लेंगे। तो इस सेम लाइक ईडीए। हाइपोथेसिस डिफाइन करने का मकसद ये कि आप अपने आप को श्रिंक डाउन कर रहे हो, अपना एक बाउंड्री बना रहे हो कि मैंने इस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना, और उसी के अंदर रहते हुए सवाल डिस्कस करना। वरना तो सवाल निकलते जाएंगे और हम आंसर देते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपनी मर्जी से कोई भी डेटा सेट ले लेना है। टाइटैनिक का डेटा सेट अब नहीं लेना, ठीक है? टाइटैनिक के डेटा सेट के अलावा कोई भी डेटा सेट ले लो और उसके ऊपर एक हाइपोथेसिस लेकर काम करना है और रिपोर्ट बनानी है। आज क्या दिन है? आज फ्राइडे है। संडे को लेट मी सी कि मैंने संडे को क्या करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स शुरू करना है हमने। संडे को आपने वो काम अपना प्रेजेंट करना है तीनों ने। इधर सबके पास ज्यादा से ज्यादा होंगे 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट होंगे, उसमें आपने अपना काम प्रेजेंट करना है। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना किसी ने। कोई भी डेटा लो, हाइपोथेसिस बनाओ, डेटा क्लीन करके उस हाइपोथेसिस की तरफ जाओ, और मुझे एक रिपोर्ट चाहिए। रिपोर्ट की सूरत में चाहिए, मैंने आपको रिपोर्ट पहले दिखाई थी, उसको दोबारा से शो कर देता ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो रिपोर्ट आपने बनानी है किस तरीके से। अब बात ये आ जाएगी कि रिपोर्ट जो है वो मार्कडाउन में हमें तो बनाई नहीं कभी, हम कैसे बनाएंगे? उसका तरीका ये है कि मैंने आपको उस दिन मार्कडाउन का फाइल भी अपलोड कर दी है, और मार्कडाउन की जो चीट शीट है एक किस्म का कह लो, उसका फॉर्मेट जो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से डाउनलोड करके उसी के अंदर डेटा किसी तरीके से डालकर आपने काम करना है। लेट मी शो यू द फाइल। अच्छा, ये मार्कडाउन में ही बनी हुई है। तो उसके अंदर आपका हेडिंग आ गई है, और उसके अंदर ये बहुत फैंसी बनाने की जरूरत नहीं है, आपने प्रिसाइज बनानी है। टेबल ऑफ कंटेंट डालने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। डेटा का नाम, एक्सपोर्ट डेटा एनालिसिस, आगे डेटा का नाम लिख दो, और डेटा किस बारे में, एक या दो लाइन में वो डिफाइन करके फिर आगे आपने कौन सा हाइपोथेसिस लिया है वो लिखना है। यहाँ पे हाइपोथेसिस डिफाइन नहीं हुआ हुआ, आपने हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, उसके बाद फिर आगे काम अपना करना है। अच्छा, पीडीएफ में, अच्छा मार्कडाउन में बनाने की जरूरत नहीं है आपको इस दफा, क्योंकि मैंने आपका सारा कोड चेक करना है। इसमें ज्यादातर आप IPYNB फाइल को ही पीडीएफ में करके मुझे बताओगे। IPYNB फाइल को पीडीएफ में करके अपलोड करोगे, ठीक है? जो आपकी कोड वाली फाइल है उसी को। और ये वाली जो फाइल है ना, ये इंडिविजुअली आई कैन शेयर इट विद यू अगर किसी को चाहिए तो। अदरवाइज मार्कडाउन का एक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने अपलोड किया हुआ है। इवेंचुअली फिर आपको एंड पर इसी तरह की रिपोर्ट बना के मुझे देनी पड़ेगी इन दी एंड। अभी तो आप IPYNB को ही शो कर लो पीडीएफ के तौर पे, देन वी कैन लुक। ये वाली जो फाइल है इसको हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कहीं पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होता है, एक्सपोर्ट करके पीडीएफ में। तो अगर नहीं होता तो गूगल से हेल्प लो कि भाई कैसे इसको एक्सपोर्ट करना है। बट जो
क्या चीज़ होगा आपने बनाना है, तो साथ साथ मार्कडाउन में लिखते रहना है। एक्सप्लोर डेटा एनालिसिस है, यहाँ पर डेटा की इन्फॉर्मेशन डाल दी, फिर कोड लिखा। अब भाई मेरा हाइपोथेसिस ये था, शुरू में हाइपोथेसिस लिख दिया यहाँ पर। हाइपोथेसिस लिखने के बाद अब मैंने ये काम किया है, उसके बाद अब मैं ये काम करने लगा हूँ। अब मैंने एक काम किया तो उसमें से नतीजा क्या निकला, तो वो सारे नीचे लिखने हैं। इस तरीके से कीप इट वेरी प्रिसाइज। जितना आपका प्रिसाइज काम होगा, जितना आपका छोटा काम होगा, कंसाइज होगा, और क्लियर भी रखना है उसको, उतना आपको मसला नहीं होगा कि आपने क्या काम किया है और उसको प्रेजेंट किस तरीके से करना है। अच्छा, ये तो हो गया काम। दूसरा नमूना आपने मुझे डेटा शेयर किया हुआ था, उसकी तरफ अगर मैं आऊं, GEC ये वाला, मेरी फाइल शो हो रही है ना VS की? यस। ओके, ये डेटा में ये देखो, देयर सो मेनी एरर्स। पहली बात तो डेटा क्लीन नहीं है। क्लीन किए बगैर ग्राफ बनाएंगे तो मसले आएंगे। एक तो ये डैश डैश आई हुई है इसके अंदर, फिर एक आ रहा था IE भी लिखा आ रहा था। ये देखो, ये सारा यहाँ पर डेटा के अंदर मसले हैं, इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। और इसके अंदर IE भी आ रहा है, वो मुझे कहाँ से दिखा है? और ये सारी, ये IE है और ये सारी नल वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ये सारी नल वैल्यूज है, और यहाँ पर IE लिखा हुआ है। तो ये सारे चीजें क्लीन करनी है, तो जब तक क्लीन नहीं होगा तब तक हम कुछ बना नहीं सकते। अ, और दूसरी बात कि सारे के सारे जो ये 1980 की इंफॉर्मेशन सारे ऑब्जेक्ट में है, इसकी डेटा टाइप भी तब्दील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस पे थोड़ा सा देखना शुरू किया हुआ था। ये तो नल वैल्यूज इसकी डिलीट करनी है। दूसरा बात ये है कि इसके अंदर ये डैश डैश आया हुआ है, इसको खत्म करना है, IE को खत्म करना है, और डेटा टाइप्स तक को तब्दील करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह जमा करके 10-10 का मैंने एक डेकेड का लेकर अगर चले, तो वो करके फिर आगे ग्राफ बनाया जा सकता है इस तरीके से। जो नेट उसकी जनरेशन है उसको जमा किया। ठीक है, समझ आ गया? तो जो भी डेटा लो उसको पहले क्लीन कर लो, कोई भी काम करने से पहले, कि उसके अंदर है क्या। ऐसे डेटा डाउनलोड करके उसको बनाना शुरू कर देंगे तो मसले आएंगे। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने काम किया है, जितना भी काम करने से मुराद ये है कि अभी तक हमने ये देख लिया कि पाइथन की बेसिक्स क्या है, पाइथन में फंक्शन किस तरह निकालते हैं, डेटा को एनालाइज किस तरह करते हैं, विजुअलाइजेशन किस तरह करते हैं। अगर आपने हेल्प लेनी है विजुअलाइजेशन की तो कौन से डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देखना है। फिर हमने ये देखा कि मार्कडाउन को किस तरीके से लेकर चलना है, और फिर हमने शुरू कर लिया कि स्टेटिस्टिक्स जो है फॉर मशीन लर्निंग, उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो किस तरह करना है, और वो क्यों जरूरी है, क्योंकि हम उससे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि EDA करते हैं। पूरा डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें फिलहाल हम इन्फर नहीं कर रहे, हम कोई प्रोडिक्शन नहीं कर रहे सो फार। अभी पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स जो है, या एक किस्म का डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स तो खत्म हो गया इस डिस्कशन में, लेकिन जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, डेटा को EDA कर रहे होते हैं, उसमें किसी हद तक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आता है, इसमें हाइपोथेसिस का पार्ट आता है। नल हाइपोथेसिस वर्सेस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का किसको अंदाजा है? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़े हुए हैं किसी ने स्टैटिस्टिक्स में? H0, HA? पढ़े ओके, जी। गुड। तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट? कोई बंदा बताना चाहे? H0 का मतलब ये होता है, खैर अभी हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, लेकिन H0 और HA जो होता है, जो आप लोग ने सोचा हुआ है, वो आपका हाइपोथेसिस होता है, और उससे बरक्स एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। तो इस तरह की कोई बात होती है, फिर P वैल्यूज होती हैं, फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। इन चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ें एक्सप्लोर करने के अंदर ही आती हैं। जो आपने हाइपोथेसिस बनाया ना अभी, जैसे ये वाला हमने बात की है, कहाँ गया,
ये वाला ग्राफ देख लेते हैं कि जो वो लोग हैं जो सिंगल गए थे, फैमिली मेंबर को साथ लेकर नहीं गए थे, वो और जो फैमिली को साथ लेकर गए हुए हैं, उनके सर्वाइवल रेट का क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं है? दिस इज अनदर क्वेश्चन। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? ये जो लोग रिसर्च करने वाले हैं उनको इस टर्म का बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। एक होता है डिफरेंस है, एक होता है क्या वो सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट से मुराद ये कि क्या उसका असर पड़ रहा है, ठीक है। एक चीज होगी 1 इज नॉट इक्वल टू 2, डिफरेंस है कि क्या 1 और 2 के इक्वल होने के दरमियान में डिफरेंस है, क्या उससे हमें फर्क पड़ता है, हमारी सिचुएशन में फर्क पड़ता है? ये अहम सवाल होता है। तो वो जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है वो हम चेक करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के थ्रू। वो वाला पार्ट जब हम करेंगे तो फिर हम अपना ईडीए को कंप्लीट तरीके से देख पाएंगे। अभी तक हमने जो ईडीए की चीजें देखी है वो ऑलमोस्ट हमने 60 से 70% तक देख ली है। जो 30% से 40% के दरमियान में है, वो वाली चीजें हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कॉन्फिडेंस इंटरवल और पी वैल्यू को लेकर हम आगे चलेंगे ताकि वो 100% कंप्लीट हो सके। और जब आपको कोई प्रोजेक्ट दे कि भाई मेरा ये डेटा है, इसको जरा एक्सप्लोर करके मुझे रिपोर्ट बनाकर दे दो, तो आप वो अच्छे तरीके से कर पाओ। और जब आप करो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि जो मैंने रिजल्ट्स निकाले हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट हैं, मैंने ये टेस्ट लगाए थे, मुझे ये आंसर मिला है और ये एग्जैक्टली रिफ्लेक्टिव है, डेटा ड्रिवन डिसीजंस मैंने लिए हैं, ये डेटा ड्रिवन आंसर्स निकाले। तो अभी तक जितने भी कोई आपका सवाल है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अगले एक दिन की छुट्टी के बाद आपने जो मुझे काम भेजना है उसमें अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सारा लगेगा। आपने एक छोटी सी मुझे ईडीए की रिपोर्ट बनाकर भेजनी है, प्लस उसको आपने संडे को 10 मिनट के अंदर अंदर रहते हुए प्रेजेंट करना है। एनीबडी, किसी का कोई आंसर नहीं, क्वेश्चन हो? ठीक है, कोई हमने सवाल? जो ये रिपोर्ट बनानी है उसमें हमने H0 और H1 डिफाइन करना है या फिर नो ये नो हमने नो नो। बाद में ये बारे में? ओके, क्योंकि मुझे था, क्योंकि वो वाला वो होता है ना कि हमने H0 होता है कि अगर वो रिजेक्ट हो जाए, हमने एक थ्योरी देनी होती है तो हाँ फिर बिल्कुल हमारा हम कहते हैं H1 जो है वो होगा। तो अगर बिल्कुल। H1 तो वो वाला हमने इसमें नहीं करना। हाँ नहीं करना, वो इसमें नहीं करना क्योंकि अभी तक हमने टेस्ट नहीं पढ़े। वो एच नॉट अच्छा, एच ओके। में जब हम करते हैं तो हम टेस्ट लगा रहे थे, टी टेस्ट लगा लिया, एफ टेस्ट लगा लिया। हम अ, इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, हमने ये चीज करनी है या कुछ जो भी हमने करो, अभी। ओके, ठीक है। बट यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन योर हाइपोथेसिस। ये नहीं करना कि भाई मैं मेरे ज़हन में तो 100 सवाल आ रहे हैं, 100 सवालों को ही डिस्कस कर दो, ऐसा नहीं तो करना। उसको सेलेक्ट कौन सा ले सकते हैं अगर हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना हो कि हम इसमें से क्या ऐसा निकाल सकते हैं, उसके लिए कोई टिप्स वगैरह? टिप्स टिप्स ये हैं कि अ, अपना दिमाग यूज करना है अच्छे तरीके से, ये सबसे बड़ी टिप है। क्यों अच्छे तरीके से दिमाग यूज करना है? क्योंकि हम समझते हैं कि यार हाइपोथेसिस जो है, पहले हाइपोथेसिस है कि उसको अपने दिमाग में अच्छे तरीके से क्लियर कर लो कि वो एक स्टेटमेंट है, वो फैक्ट नहीं है। डेटा तो कहीं से भी मिल जाएगा आपको अपनी पसंद का, क्रिकेट का डेटा मिल गया, ग्रोसरीज के स्टोर का डेटा मिल गया, या कोई भी डेटा मिल गया। डेटा ऐसा लो जो आपके मुताबिक आपको इंटरेस्टिंग लगे। दूसरा, बहुत ज्यादा रॉ और बड़ा डेटा लेने की जरूरत नहीं है इस स्टेज के ऊपर। आई वुड रिकमेंड गो विद द डेटा जो कि इस वक्त छोटे हैं और साफ सुथरे होके पड़े हुए हैं। इतना भी साफ ना लो कि कुछ करना ही ना पड़े उसके ऊपर। जैसे कि सीबोर्न के अंदर अगर देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेटा टाइटैनिक के अलावा ऐसा था जिसको क्लीनिंग की जरूरत है। सीबोर्न में ऑल द डेटा सेट आर मोर और लेस क्लीन, किसी में नल वैल्यूज नहीं है। डेटा सेट ऐसा लो जो बहुत रॉ ना हो, जैसे ये जीईसी वाला डेटा था, ये एक अच्छी एग्जांपल थी। ये एक अच्छी एग्जांपल इसलिए थी कि उसके अंदर काम करना पड़ रहा था। अच्छा ये भी करना है इसको क्लीन करने के लिए, अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके वाला अगर डेटा नमूना अगर आपको मिलता है, या वैसे तो मैंने स्टेप सारे करके दिखा दिए हैं, अगर इसको फॉलो कर लो, या कोई और डेटा मिलता है लेकर चलो। बहुत फैलाने की जरूरत नहीं है चीजों को इस स्टेज के ऊपर। हाइपोथेसिस कैसे सेलेक्ट करना है? 3-4 चीजें अपने दिमाग में सोचो, अपने सामने पेज पे लिखो, और फिर देखो कि अच्छा इसमें से मैंने 2 या 2 फाइनल कर लिए, उन 2 पे काम हो सकता है या 1 पे काम हो सकता है।
दोनों पे काम हो सके दोनों पे काम करके इवेंचुअली एक फाइनल करो जो आपने फाइल में डालना है। हाइपोथेसिस कुछ भी हो सकता है उसके लिए कि वो इवेंचुअली आप कैसे सेलेक्ट करोगे उसका कोई तरीकाकार नहीं है, ठीक है। आपने पार्टी में क्या पहन कर जाना है उसका कोई तरीकाकार नहीं होता कि मैं आपको पहले से बता दूं कि भाई ये स्टेप्स हैं इसको देखो, देन यू विल डिसाइड कि हाँ जी क्या है। आपके पास इवेंचुअली 3 या 4 चॉइसेस एंड पर होती हैं, आप उसमें से एक सेलेक्ट करके पहन के चले जाते हैं। सेम गोज फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं, हाइपोथेसिस बिल्डिंग। आपके पास 3 या 4 आइडियाज आपके जहन में आते हैं डेटा को देखकर, आप थोड़ा सा सोचते हो कि अच्छा ये वाला हाइपोथेसिस है, इस पे इस तरह काम हो सकता है, इस पे इस तरह काम हो सकता है, फिर एक उठा लो जिसको आपको लगता है कि हाँ इस पर मैं अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ, एंड देन प्रेजेंट इट इन योर नोटबुक, दैट्स इट। और आप तीनों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी है, शुक्र अल्लाह का, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हाइपोथेसिस बड़े आराम से निकाल लोगे, काम उससे अगला करने वाला है, ये क्लीनिंग कैसे करनी है और हाइपोथेसिस के ऊपर काम किस तरह करना है, ठीक है। मीनवाइल कोई मसला आए बीच में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, बट ये नहीं कहना कि सारा एनालिसिस ही करके दे दो। और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट शुरू करेंगे, और ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारा नेक्स्ट हफ्ते ही एक दिन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्रेंशियल पे लगाना है, आई होप कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, 1 या 2। फिर उसके बाद मशीन लर्निंग की जो फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल के अंदर स्टैटिस्टिक्स भी आता है, एक फंडामेंटल हमने ख़त्म कर लिया, दूसरे फंडामेंटल की तरफ जाएंगे जो उसकी सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ होता है, ताकि फिर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम डिफाइन करने के काबिल हो जाए। अभी हमने स्टैटिस्टिक्स देख लिए, इसका मतलब है कि हम 50% ऑफ द मशीन लर्निंग समझने के काबिल हो गए हैं, 50% हम थोड़ी सी और चीज़ें करेंगे तो काबिल हो जाएंगे पूरा एल्गोरिदम समझने के लिए इंशाल्लाह। तो आज अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो आज इसको ख़त्म करते हैं ताकि आप लोग काम कर सको। अगर कोई सवाल होगा दरमियान में कोई मुश्किल आ रही है क्योंकि वाकई में मुश्किल है और आप लोग डिस्कस करना चाहते हो तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। तो दिस इज़ फॉर नाउ। एनीबॉडी कोई सवाल, कोई सजेशन? चलो ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है संडे को, और अपना बेस्ट देने की कोशिश करो क्योंकि ये टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा। आप लोग मेहनत कर रहे हो इस टाइम पर, कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। एक एक घंटा इस क्लास का और जितने घंटे आपको लग रहे हैं इस काम को कंप्लीट करने में, वो अभी आप एक किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ताकि आपको बाद में उसका फ़ायदा हो सके। तो इसको बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपने समझना है कि ये इतना सा टाइम पीरियड है उसमें हमने काम करना है, और ताकि हम आगे इसको यूज़ कर सके। ये नहीं कि अच्छा ये चल रहा है पड़ी हुई है फाइल पड़ी रहेंगी कर लेंगे बाद में काम। मैंने फाइल वहाँ पर जो गिटहब पे पड़ी हुई है वो शायद मैं क्लास खत्म होने के बाद उसका कुछ कर दूँ। तो अपनी रिपोजिटरी बनाते जाओ साथ साथ, इसलिए कहा है कि अपना काम अपनी रिपोजिटरी पे अपलोड करते जाओ, ताकि अगर जो आपका सोर्स है उसके अंदर कोई मसला आता है तो आपके पास अपना ऑलरेडी सोर्स बिल्टअप हो चुका हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे नहीं मतलब इस संडे को। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।